डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मैं लद्दाख में लेह से 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उस गांव में कुल जमा 4-5 ही घर थे। स्कूल भी नहीं था। आमतौर पर लोग इसे कठिनाई की तरह देखेंगे, लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। मेरा मानना था कि सुविधाएं जितना आपको आगे बढ़ने का अवसर देती हैं, परेशानियां उससे कहीं ज़्यादा मौका देती हैं। जहां दूसरे स्कूल के बच्चे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सीख रहे थे और डरावने शिक्षकों से जूझ रहे थे, मैं मदमस्त होकर खेल रहा था। कभी सिंधु नदी में डुबकी लगाता, मैदानों में खेलता, तो कभी पहाड़ों पर चढ़ाई करता। 8.5 साल की उम्र तक तो स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था। ये खेलकूद ही मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई थी। हाँ, माँ ज़रूर सुबह शाम लद्दाख की स्थानीय भाषा में मुझे पढ़ाती थी। पैरा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो चाचा को लगा कि मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मेरे चाचा का पढ़ाने का तरीका भी निराला था। खुद कुरान ए शरीफ पढ़ते, मुझे बुद्धिस्ट साहित्य का पाठ करने देते। कभी रेडियो से पढ़ाते तो कभी दुकानों के बोर्ड पर लिखी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू पढ़ने को कहते। चाचा मुझे लद्दाख के सुदूर गांवों के स्कूलों में भेजते। वहाँ एक स्कूल में सिर्फ 3 महीने पढ़कर एक क्लास पास कर लेता। इस तरह साल भर में मैं तीसरी कक्षा में पहुँच गया। 11वीं में उत्तल अवतल दर्पण देखकर लगा कि मुझे सोलर एनर्जी पर काम करना है, इसलिए इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच चुनी। लेकिन इंजीनियरिंग की ब्रांच चुनने को लेकर पिता से विवाद हुआ और फर्स्ट ईयर में ही घर छोड़ दिया। फिर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना शुरू किया। लद्दाख में 2 महीने कोचिंग पढ़ाकर 4 साल की पढ़ाई का खर्च उठाया। फिर नेपाल में सलाहकार के पद पर 2 साल काम करके अगले 10 साल का जीवन जीने लायक पैसा जमा कर लिया। पैरा। इंजीनियरिंग के बाद देखा कि 95% बच्चे 10वीं में फेल हो रहे थे। ये बच्चों की गलती नहीं थी, बल्कि वे व्यवस्था के हाथों फेल हो रहे थे। इसके बाद मैंने शिक्षा सुधार पर काम करना शुरू कर दिया। ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि फेल क्या है और पास क्या है। मैं हमेशा नैसर्गिक ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देता हूँ। आज के युवा देर रात तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। आप अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर दीजिए। ये प्रयोग हम भी आजमाते हैं। जब रात को 10:30 बजे सोने जाते हैं, उस वक्त असल में 9:30 बजे होते हैं। सुबह 6:30 पर उठते हैं तो 5:30 बज रहे होते हैं। इस तरह हम अपनी दिनचर्या को मैनेज कर सकते हैं। सुबह सुबह का सूरज सबसे अच्छा और पवित्र प्रकाश देता है। अगर हम उस समय सोते रहें और रात में लाइट जलाकर काम करते रहें, तो ये प्रकृति के विरुद्ध जाकर काम करना है। हम इस प्राकृतिक समाधान पर मिट्टी फेर रहे हैं और एक समस्या बनाकर उसे रात में सुलझा रहे हैं। सारे जीवों में हम इंसानों को ही यह मानसिक सुविधा या संभावना मिली हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं, और अगर ये संभावना पाकर भी हम स्वकेंद्रित बने रहें तो इससे बड़ी दुख की बात और कुछ नहीं होगी। मैं अपने आप को सच्चा स्वार्थी मानता हूँ। मेरे लिए सच्चा स्वार्थी वो है जो दूसरों के बारे में सोचता हो, तब बाकी लोग भी आपके बारे में सोचते लगते हैं। पैरा। लोग अक्सर सकारात्मक मनोविज्ञान का गलत मतलब निकालने लगते हैं, जैसे कि हंसता हुआ चेहरा बनाना या बिना नकारात्मक विचारों के जीना। ये बात सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन
धरातल पर लागू नहीं हो सकती। इंसान के दिमाग में कभी न कभी नकारात्मक ख्याल आते ही हैं, लेकिन इससे उसकी शख्सियत नेगेटिव नहीं हो जाती। द स्ट्रेस सर्वाइवल नाम की किताब में लेखक जेफरी बर्नस्टीन सकारात्मक मनोविज्ञान को समझाते हैं कि यह असल में अपनी ताकतों पर गौर करना, अधिक आशावादी बनना सीखना है। इसके अलावा दृढ़ निश्चयी होना ज़रूरी है, तो लचीलापन भी ज़रूरी है, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। लचीलापन तनाव का सामना करने, कठिनाई के समय में या पिछले बुरे अनुभवों के बीच सामान्य बने रहने का नाम है। वहीं दृढ़ निश्चय आपके सपनों की दिशा में काम करते रहने और सबसे कठिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का नाम है। पैरा। इस सब के बीच अच्छी खबर यह है कि खुशी का निर्माण करने वाला हुनर सीखा जा सकता है और ये सभी उम्र के लिए काम करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है आशावादी होना। ये भावी जीवन के बारे में उम्मीद और विश्वास पैदा करता है। विंस्टन चर्चिल कहा करते थे कि निराशावादी हर अवसर में परेशानी खोज लेता है, जबकि आशावादी हर मुश्किल में अवसर। दूसरा चरण है अपने पास मौजूद चीज़ों पर गौर करना। जब आप अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप भावनात्मक रूप से अच्छा और सुकून भरा महसूस करेंगे। तीसरा चरण है काम में तल्लीन हो जाना। जब आप अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो ये आपका दिमाग तनाव देने वाली विचारों और कारकों से दूर हटा देता है। उन गतिविधियों के बारे में याद करिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। जब तनाव में हो और बदलाव की दरकार हो, तो अपनी मनपसंद का काम करना शुरू कर दीजिए। पैरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने पीएमओ को एक रिपोर्ट दी है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर होगी और इस बार बड़ों के साथ बच्चे भी चपेट में आएंगे। सुखद सूचना यह है कि डीएनए प्लेटफॉर्म पर एक कंपनी द्वारा निर्मित टीके को देश भर के 12 से 18 साल के बच्चों के लिए प्रयोग की अनुमति दी गई है। कंपनी का उत्पादन अक्टूबर में 1 करोड़ टीके प्रति माह हो जाएगा, लेकिन देश में इस आयु वर्ग के 24 करोड़ बच्चे हैं। यानी अगर इस रफ्तार से उत्पादन रहा तो 2 साल में सभी बच्चों को टीका लग पाएगा। क्या सरकार विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट के मद्देनज़र उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कंपनियों को लाइसेंस नहीं दे सकती? टीका पूरी तरह भारत में बना है और इसके विकास में आईसीएमआर और अन्य सरकारी संस्थाओं के वैज्ञानिक भी कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं। चूंकि यह शोध अपना है, लिहाजा अन्य देश के कानून मानने की मजबूरी नहीं है, जैसा कि कोविशील्ड को लेकर हुआ था। फिर अगर कानूनी रूप से कोई अड़चन हो तो इस कंपनी को रॉयल्टी दी जा सकती है। अगर तीसरी लहर से नौनिहालों को बचाना है तो हर हाल में उत्पादन को 4 गुना बढ़ाना होगा। डीएनए प्लेटफॉर्म पर बना यह टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें पूरा वायरस वेक्टर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि डीएनए में कुछ जेनेटिक बदलाव करके संदेश दिया जाता है कि स्पाइक प्रोटीन बनाएं, और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन बनता है तो इम्यून सिस्टम उसका एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। वैज्ञानिक इसे अभी तक का सबसे सुरक्षित और सस्ता टीका माना जा रहा है। मानव ट्रायल के तीनों निष्कर्ष के बाद आंकड़ों से पता चला कि 2 टीकों से 67% असर है, लेकिन तीसरा टीका 100% प्रभावी है। इसमें टीका लगाने के लिए सुई की जगह उच्च दाब टेक्निक प्रयुक्त होती है। समाप्त।